Hello dear students, welcome to our YouTube channel Diligence Career Classes. This is Prama Pandey teaching you physics. तो हमने फर्स्ट सेशन में जो भी फिजिक्स का होल सिलेबस कवर किया था कि हमें 9th क्लास NCERT में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है मोशन को हिंदी में हम गति भी कहते हैं। मोशन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट एंड मोशन में हम पढ़ेंगे कब हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कब कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले हम आइए कुछ बात करते हैं। हमारे चारों ओर यानी जो हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट्स होते रहते हैं। तो कुछ मूवमेंट्स हम अपनी साधारण आँखों से देख सकते हैं और कुछ मूवमेंट्स साधारण आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो जो देख सकते हैं उनकी बात बाद में करते हैं, जो नहीं देख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं इम्परसेप्टिबल मूवमेंट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? इम्परसेप्टिबल मूवमेंट्स। ऐसे मूवमेंट्स जिन्हें हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें कहते हैं हम इम्परसेप्टिबल मूवमेंट्स। ये मूवमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ प्लैनेट्स। क्या प्लैनेट्स के मोशन हम नॉर्मल आइज से साधारण आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट, मोशन ऑफ प्लेट्स अंडर अर्थ, यानी कि अर्थ के नीचे जो प्लेट्स की मोशन है, अर्थ के नीचे जो प्लेट्स मोशन कर रही होती हैं, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो ये सारे मोशंस क्या होते हैं? इम्परसेप्टिबल मोशन। ठीक है, इम्परसेप्टिबल मूवमेंट्स। ठीक, अब बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रेस्ट में है। तो हम मान लीजिए हमारे रूम में, मेरे रूम में कोई टीवी रखा है, हम टीवी को देख रहे हैं। टीवी मुझे बिल्कुल भी मूव करता हुआ नहीं नज़र आएगा, नहीं पता चलेगा कि टीवी जो है वो अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो रहा है, वो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह है। तो हम क्या कह देंगे कि वो टीवी कैसी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, वो टीवी किसे दिखाई दे रहा है कि रेस्ट पोजीशन में मूव करता हुआ? मेरी आँखों को ना। तो मेरी आँखें यानी कि मैं कौन हूँ? मैं एक ऑब्जर्वर हूँ जो कि टीवी को देख रही हूँ। मेरी आँखें क्या हो जाएंगी? मेरी आँखों से टीवी को हम रेस्ट में देख रहे हैं, इसलिए मेरी आँखें हो जाएंगी रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, आइए फिर से देखते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, वो आपकी आंखों से दिख रहा है कि वो कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है। ठीक, तो ऐसा आपकी आंखों से दिख रहा है, इसलिए आप क्या हुए? ऑब्जर्वर हुए। और आपकी आंखें क्या हुई? रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से ही मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए आपकी आंखें उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएंगे? रेफरेंस पॉइंट। अब देखते हैं रेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। When an object is not changing its position with respect to a reference point is called in rest position. Means अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है, कोई मूवमेंट शो नहीं करता है, ठीक है, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहा है, वो भी किस चीज़? एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जैसा अभी मैंने टीवी के एग्जांपल में बताया कि अगर टीवी रखी है, वो मूव करती हुई नहीं दिख रही है, तो आपकी आंखें उसकी रेस्ट पोजीशन के लिए क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? रेस्ट पोजीशन। अब बात करते हैं व्हाट इज मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कैन सेट बी इन मोशन। ठीक है, कब एक ऑब्जेक्ट को कहा जा सकता है कि वो मोशन में है? आइए देखते हैं कि कब हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन कर रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज changing its position with respect to a reference point over a period of time is said to be in motion. Means अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो भी किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको रेस्ट पोजीशन में एक एग्जांपल लेके बताया था। तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो भी किसी टाइम पीरियड में,
तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। अब आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसे। मान लीजिए ये ट्री है कोई, यानी कि ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है। इससे 10 मीटर दूरी पे, कितनी दूरी पे, 10 मीटर की दूरी पे, 10 मीटर डिस्टेंस पे इस पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, एक बॉय कह सकते हैं खड़ा है, ठीक, एक लड़का इससे 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है। अब वो लड़का मूव किया, ठीक है, मूवमेंट शो किया, और वो लड़का ये 10 मीटर डिस्टेंस ये वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा था, ये लड़का उसी डायरेक्शन में 10 मीटर और आगे बढ़ गया, ठीक है, 10 मीटर आगे बढ़ गया, ये 10 मीटर था, यानी इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 मीटर डिस्टेंस हो गई। ये लड़का पहले ट्री से, पहले पेड़ से ये 10 मीटर दूर था, उसके बाद ये 10 मीटर और इधर आ गया, कुछ टाइम जो भी लगा उसे इधर आने में, तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई पेड़ से, 20 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये लड़का किसका मोशन कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, और इसकी पोजीशन किस चीज़ के रेफरेंस में चेंज हो रही है, एक ट्री के रेफरेंस में, ठीक है। हम यहाँ एग्जांपल किस चीज़ का दे रहे हैं, ट्री का एग्जांपल दे रहे हैं कि ये ट्री से 10 मीटर दूर और इधर आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लड़का कैसा है, कैसी पोजीशन में है, मोशन कर रहा है, और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, ट्री हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन मोशन। हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो अगर डिफिनीशन देखें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ कैन बी सेड इन स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन कर रहा हो, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन में जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आइए देखते हैं। ये है किसी ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए इनिशियल पोजीशन, ठीक है, जिसे ओरिजिन भी कह सकते हैं। ये है ऑब्जेक्ट की कैसी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की 40 मीटर की, तो मान लीजिए 40 मीटर है पॉइंट ए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 40 मीटर कवर की, वो आ गया पॉइंट ए पे। उसने 20 मीटर डिस्टेंस और कवर की, ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर डिस्टेंस और कवर की, और वो आ गया पॉइंट बी, यानी कि 60 किलोमीटर, ठीक है। अब ऑब्जर्वर का मन हुआ, अरे नहीं आगे नहीं बढ़ते हैं, चलो हम जहाँ से शुरू किए थे हम बहुत ज़्यादा आगे निकल आए हैं, हमें और पीछे जाना चाहिए। तो वो क्या किया, वो और पीछे आ गया। तो मान लीजिए वो 60 किलोमीटर गया, वो वापस कहाँ आ गया, 20 किलोमीटर पे। तो ये क्या हो गया, पॉइंट सी मान लीजिए। फिर से देखिए, ऑब्जर्वर घूमने निकला स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे घूमने निकला, और क्या किया, वो सबसे पहले घूमते 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 आया, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर घूमते घूमते वो निकल गया 60 किलोमीटर पे, ठीक। फिर उसे लगा अरे नहीं हम तो बहुत आगे निकल आए, मुझे पीछे जाना चाहिए, तो वो फिर वापस पीछे आया, तो वो आ गया पॉइंट सी पे, ठीक। तो हम देखते हैं कि ऑब्जर्वर ने कितनी डिस्टेंस टोटल कवर की। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जर्वर ने कितनी डिस्टेंस कवर की, सबसे पहले वो कहाँ गया, पॉइंट ए। अब आप देखिए उसकी इनिशियल पोजीशन से पॉइंट ए तक कितनी डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर किया। ये हमने जो ये नंबर लाइन जो है ऑब्जर्वर के स्ट्रेट पाथ को शो कर रही है कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है उसे शो कर रही है, ठीक है। और ये जो हमने मार्क्स लगाए हैं 20, 40, 60, 80 100 किलोमीटर, ये ऑब्जर्वर के जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको शो कर रहे हैं, और ये किस में है, किलोमीटर में, इनकी यूनिट किलोमीटर है। अब देखते हैं 0 to A ऑब्जर्वर ने कितनी डिस्टेंस कवर की है,
40 किलोमीटर, तो 0 to A 0.0 40 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, 0 to A 40 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। फिर उसे लगा नहीं मुझे और आगे जाना है, तो वो कहाँ चला गया, A to B, यानी कि 40 किलोमीटर से बढ़ के कहाँ चला गया, 60 किलोमीटर पे। तो A से B के बीच का डिफरेंस कितना, दूरी का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 - 40 20 किलोमीटर, ठीक है। तो फ्रॉम A to B, A to B वो 20 किलोमीटर और आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि बहुत कम दूर चला है, तो इसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। फिर इसे लगा नहीं अब तो मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल आया हूँ, वापस पीछे चलना चाहिए, तो ये वापस आ गया पॉइंट C पे, ठीक है। तो B से पॉइंट C पे आया, यानी 60 से 20 पे आया, यानी इसने 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। फ्रॉम B to C ही कवर डिस्टेंस ऑफ 60 - 20 मीन्स 40 किलोमीटर, ओके। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी, टोटल कवर्ड डिस्टेंस होगी, वो कितनी हो जाएगी, हम इसी 40, 20 और 40 किलोमीटर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 0 to A टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट 0 to A 40 किलोमीटर, एंड A to B 60 - 40 20 किलोमीटर, एंड B to C 60 - 20 मीन्स 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, ओके। 40 + 20 60 एंड 60 + 40 100 किलोमीटर, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी टोटल कवर डिस्टेंस कितनी होगी, 100 किलोमीटर। ये तो बात हो गई किसकी, कवर्ड डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, यानी जो डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे, ये उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस तो हम सब जानते हैं कि हम जितनी दूरी चलते हैं उसी की टोटल लेंथ क्या हो गई, हम जितनी दूरी जहाँ जहाँ जा रहे हैं उस लेंथ को ऐड करते जाएं, वही हमारी कवर्ड डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता है। आप डिस्टेंस पिछली क्लासेस से पढ़ते आए हैं, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से चलना शुरू कर रहा है, हमारे केस में ये पॉइंट O से ओरिजिन से चलना शुरू कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से चलना शुरू कर रहा है उसके बाद उसकी जो लास्ट पोजीशन है, मूवमेंट के बाद, मोशन के बाद उसकी जो लास्ट पोजीशन है, तो हमारे केस में लास्ट पोजीशन क्या है, A से B, B से C, यानी लास्ट पोजीशन हमारी C है, ठीक। तो उस किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में अगर वो मोशन कर रहा है तो उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी लास्ट पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। हाँ, चूँकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट में लेंथ के साथ साथ हम डायरेक्शन भी लिखेंगे कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी सिंपल सी डायरेक्शन है, ये 0 से यानी पॉइंट O से यानी ओरिजिन से ये ईस्ट डायरेक्शन में इसने मोशन किया, ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि 20 किलोमीटर ईस्ट इस ऑब्जेक्ट का क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आई बात समझ में, इनिशियल पॉइंट और लास्ट पोजीशन, यानी कि ऑब्जेक्ट जहाँ से चलना शुरू करता है उसकी लास्ट पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की एक और एग्जांपल से, आगे समझते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी छुट्टी हुई, वो स्कूल से घर के लिए वो निकला, ठीक है। तो स्कूल से उसके घर की मिनिमम डिस्टेंस ये हो गई, ठीक, स्कूल से उसके घर की मिनिमम डिस्टेंस ये हो गई। लेकिन वो सोचा चलो यार घर जाने से पहले चलते हैं अपने दोस्त के घर, ठीक। तो वो कहाँ चला गया, अपने दोस्त के घर चला गया, ठीक। फिर वो अपने दोस्त के घर थोड़ी देर रुका, मौज मस्ती किया, उसके बाद दोनों ने कहा यार चलो कुछ खाते हैं। फिर आ गया मोमोज के स्टॉल पे, कहाँ आ गया, मोमोज के स्टॉल पे। दोनों ने मोमोज खाई, फिर वो लड़का दोस्त उसका घर चला गया और वो लड़का कहाँ आ गया, अपने घर, ठीक है।
उसको स्कूल से घर आना था, लेकिन वो स्कूल से घर डायरेक्ट नहीं आया, वो पहले गया दोस्त के घर, दोस्त के साथ गया, मोमोज खाया, मोमोज खा के तब घर आया। तो इस लड़के का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इसने कितनी कवर की है? स्कूल से दोस्त के घर गया, दोस्त से मोमोज स्टॉल पे गया, मोमोज स्टॉल से होम पे गया, घर पे गया है। लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो स्कूल से घर की मिनिमम दूरी हो जाएगी, यानी कि ये सारी चीज़ें डिस्प्लेसमेंट में काउंट नहीं होंगी। स्कूल और घर के बीच की जो मिनिमम दूरी है, वही जो मिनिमम डिस्टेंस है, वही इस लड़के का क्या हो जाएंगी? डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आइए देखते हैं व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज़, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बेसिकली हमारी वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में मेंशन किया था ना कि डिस्प्लेसमेंट कितनी दूर हो रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर ईस्ट डायरेक्शन है तो ईस्ट, वेस्ट है तो वेस्ट, जो भी है हम उसको मेंशन करते हैं। ये तो बात जनरल डिफिनीशन हो गई स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की। अब आइए बात करते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। नो डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, होता है लेकिन सिर्फ एक में होता है, वो हमारी क्वांटिटी होती है करंट में होता है डायरेक्शन, लेकिन किस सेंस में होता है ये आप जब नेक्स्ट ईयर करंट चैप्टर पढ़ेंगे हाई स्कूल में तो आप समझेंगे कि करंट में हम डायरेक्शन का यूज़ किस सेंस में करते हैं। फिर स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन फॉलो करती हैं। जैसे एल्जेब्रिक मेथड से हम इसका सम करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, वो मेथड कौन सा रहेगा? एल्जेब्रिक ऑपरेशन। जैसे हम 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 करते हैं, ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन होता है। तो इस मेथड से हम इनका सॉल्यूशन निकालते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, इसके साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होती है, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिया था, ठीक। और इसके साथ साथ जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। फिर से देखते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है एक्सेप्ट करंट, और ये अलजेब्रिक सम फॉलो करती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और ये वेक्टर सम फॉलो करती हैं। वेक्टर एक अलग ही मैथमेटिक्स वेक्टर कैलकुलेशन की होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ उससे कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, मास, स्पीड, वर्क, पावर, ये सारी हमारी कौन सी क्वांटिटी होती हैं? स्केलर क्वांटिटी होती हैं। बात करें अगर वेक्टर क्वांटिटीज की तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर हम बात करें तो वेट हो गया, ठीक, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोथ आर सेम, वो हो गया। ये सारी क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा डिफरेंस, इन दोनों क्वांटिटीज़ में सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन सा पॉइंट शो करता है? तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस यही पॉइंट शो करता है कि स्केलर क्वांटिटीज़ अलजेब्रिक ऑपरेशन फॉलो करती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ वेक्टर सम, वेक्टर ऑपरेशन फॉलो करती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड में एक टर्म आ जाता है डायरेक्शन, तो हम उसे क्या, तो स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाती है? वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी समझने से पहले आइए देखते हैं कि स्पीड क्या है। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो स्पीड की डिफिनीशन है रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितनी दूरी कवर कर रहा है उसे हम उस ऑब्जेक्ट की क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। फिर से देखिए, कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में पर यूनिट आवर भी हो सकता है, पर यूनिट सेकंड भी हो सकता है, पर यूनिट मिनट भी हो सकता है, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। अगर हम एग्जाम्पल लें तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है
1 आवर में, यानी 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमने पर यूनिट टाइम बोला है ना, टाइम हमारा क्या है 1 आवर, तो 10 किलोमीटर वो पर यूनिट टाइम यानी पर आवर में वो कवर कर रहा है। ठीक, ये तो सिंपल एग्जाम्पल था। अब आइए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए वही ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया 2 आवर में, यानी कि 2 घंटे में उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते चले आए, क्लास 6, 7, 5 से अलग अलग स्कूल में अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग होता है, लेकिन ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी पर यूनिट टाइम, इसकी कवर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस कवर किया है 20 किलोमीटर, और कितनी देर में किया है, कितने टाइम में किया है, 2 घंटे में इसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो 20 किलोमीटर बाई 2 आवर, यानी कि जो इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई बात समझ में कि स्पीड क्या होती है। अब देखते हैं व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी हम किसे कहते हैं, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मीन्स पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, जितना वो डिस्प्लेस हो रहा है पर यूनिट टाइम में, उसे हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ाया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन होती है और उसकी जो लास्ट पोजीशन होती है। मान लीजिए ये कोई पाथ है, कोई रास्ता, इस पे एक ऑब्जर्वर या कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे गया, पॉइंट बी पे गया, वापस पॉइंट सी पे आ गया। ठीक है, तो पॉइंट ए पे गया, पॉइंट बी पे गया, लेकिन इसकी लास्ट पोजीशन क्या है, पॉइंट सी है। तो ओ से सी के बीच की जो डिस्टेंस है यही इसकी क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वर की या ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेस होता है उसे कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आइए देखते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर ईस्ट, क्यों हमने डायरेक्शन ऐड कर दिया है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी और उसमें डायरेक्शन होती है। 10 किलोमीटर ईस्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इतना डिस्प्लेस करता है 1 आवर में। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, आइए देखते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना था 10 किलोमीटर ईस्ट, अपॉन टाइम कितना 1 आवर। ठीक है, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। आई बात समझ में, 10 किलोमीटर आवर ईस्ट डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। ये रही बात स्पीड विद डायरेक्शन यानी कि वेलोसिटी की। पहले हम स्पीड पढ़े, फिर स्पीड विद डायरेक्शन पढ़े यानी वेलोसिटी पढ़े। आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।